एवरीवन, आई होप कि आपने प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2A ऑफ चैप्टर नंबर 2 की कर ली होगी। हमारा आज का टॉपिक है गैलीलियो एक्सपेरिमेंट। गैलीलियो एक साइंटिस्ट थे जिनका ये एक्सपेरिमेंट है। द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो फोर्स का कॉन्सेप्ट है वो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। ए रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन अ फोर्स एंड मोशन वर इन पिक्चर टिल 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी से पहले फोर्स और मोशन के बीच में एक रॉन्ग मिसकॉन्सेप्शन थी। कुछ रॉन्ग कोरिलेशन सेट कर रखा था। एरिस्टोटल नाम के एक साइंटिस्ट थे और एक फिलोसफर, जिन्होंने आइडिया दिया था कि कांस्टेंट फोर्स वाज नेसेसरी टू मेंटेन द बॉडी इन मोशन। किसी भी बॉडी को मोशन में रखने के लिए उसके लिए एक कांस्टेंट फोर्स होना ही चाहिए। जब तक वो कांस्टेंट फोर्स उसके ऊपर अप्लाई रहेगा तब तक वो बॉडी मोशन में रहेगी। जैसे ही वो कांस्टेंट फोर्स हटा देंगे तो वो बॉडी रेस्ट में आ जाएगी, बट ऐसा नहीं होता है। ये बात कॉन्ट्राडिक्ट की गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे क्या शो होता है कि मान लिया उसने क्या किया कि एक ऐसा स्ट्रक्चर टाइप एक फ्रेम तैयार किया जिसके अंदर ये एक एक्सिस है, ये एक एक्सिस है और यहाँ एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। देखिए क्या एक ग्लास बॉल को किसी P पॉइंट से H हाइट पे है जो यहाँ से छोड़ दिया, तो ये क्या हुआ कि P से B तक आने में इसने कुछ इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हुई। पहले यहाँ वेलोसिटी 0 थी, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज़ हुई। फिर B से C कैसा है, हॉरिजॉन्टल मोशन। B से C तक इसकी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी रही और फिर C से Q पे जब ये गई, C से Q पे इसकी वेलोसिटी फिर से डिक्रीज़ हुई, जिससे क्या हुआ कि इसने एक पॉइंट Q पे अप्रोक्सी H हाइट ही गेन किया। सेकंड केस में इसने क्या किया, फिर से इस वाले एक्सिस को है ना ज़्यादा फ्लैटन कर दिया। फिर से ऐसे ही एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ P पॉइंट से किसी बॉल को छोड़ा और वो बॉल B तक आई, तब उसकी वेलोसिटी बढ़ी। फिर एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी रही C तक, और जब C से Q गई अप्रोक्स H हाइट ही गई जितनी P पॉइंट पे है, यहीं Q पॉइंट भी उसी हाइट पे है अप्रोक्स। सो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी पहले से ज़्यादा रही, ठीक है। और थर्ड केस में क्या हुआ कि उसने इस वाले एक्सिस को बिल्कुल फ्लैट कर दिया और सिर्फ ये एक्सिस रखा। तो यहाँ से यहाँ तक जब बॉल आई तो उसकी वेलोसिटी बढ़ी और फिर एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी में वो मूव की। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या सीखने को मिलता है कि गैलीलियो कहते हैं कि गैलीलियो कंक्लूड दैट फॉर कंटिन्यूस मोशन इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन नो फोर्स इज रिक्वायर्ड। कि जब भी हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है, कोई भी हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है, तो उसके लिए कोई भी फोर्स की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे एक बात कंट्राडिक्ट की है एरिस्टोटल और गैलीलियो की। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग था कि हॉरिजॉन्टल मोशन तभी पॉसिबल है जब कोई ना कोई कॉन्टीन्यूअस फोर्स उस बॉडी के ऊपर अप्लाई रहता है, बट गैलीलियो ऐसा नहीं कहता है। गैलीलियो ने कहा कि किसी भी बॉडी का हॉरिजॉन्टल मोशन पॉसिबल है विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड। इस बात को सर आइजैक न्यूटन, एक अनदर साइंटिस्ट, जिन्होंने इस बात को सेटिस्फाई किया और उन्होंने बेसिकली 3 लॉज को जनरेट किया। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ में बी स्टेटेड दैट अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन्स एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन with the same speed and in the same direction unless an unbalanced force act it on it changes the state of rest or of uniform motion। ये क्या कहता है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगी until and unless any external force is applied। कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगी, अगर उसके ऊपर कोई अदर फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए तब तक वो बॉडी रेस्ट में ही रहेगी। और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पे इसको अंडरस्टूड करने के लिए। जैसे यहाँ पे एक ये टेबल है जिसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये ब्लॉक रेस्ट पोजीशन में है। सो ये ब्लॉक तब तक रेस्ट पोजीशन में ही रहेगा जब तक इसको स्लाइड करने के लिए हम कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, इसको मोशन में लाने के लिए जब तक हम कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये बॉक्स हमेशा रेस्ट में ही रहेगा। और सेकंड केस में क्या है कि एक बॉक्स है जो एक टेबल के ऊपर रखा है जिसको हम v वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं, मतलब यहाँ इसके इस तरफ कोई फोर्स लगा रखा है, ये फोर्स लगा रखा है। अगर ये यहाँ देख रहे हैं हम, ये एक सेकंड फोर्स लग रहा है
ये कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स। ये किस किस के बीच में लग रहा है? इस ब्लॉक और इस टेबल के बीच में। अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता और अगर हम इसको पुश कर देते थे एक बार, सिर्फ इसको स्टार्ट कर देते, तो ये बॉडी हमेशा मोशन में ही रहती। बट ये रुक कैसे जाती हैं? जैसे ही हम किसी बॉक्स को टेबल से ऐसे थोड़ा स्लाइड करते हैं तो क्या देखते हैं कि जैसे ये पेन है, मैं इसने पेन को यहाँ से पुश किया, ये कुछ फोर्स अप्लाई किया, बट ये पेन यहाँ पे जाके रुक गया। ये क्यों रुक गया? क्योंकि मैंने इसको पुश तो दिया है, बट एडिशनल फोर्स, एक फ्रिक्शनल फोर्स भी यहाँ पे वर्क कर रहा है, जो इस मोशन को रेजिस्ट कर रहा है, इस पेन के मोशन को रेजिस्ट कर रहा है, जिसके कारण ये रुक जाता है। तो यही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है कि कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होते ही ये बॉडी रुक जाती है, रेस्ट में आ जाता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लीड्स टू द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। फोर्स इज अ पुल और पुश विच चेंजेस और टेंड्स टू द चेंजेस स्टेट ऑफ अ रेस्ट और यूनिफॉर्मली मोशन ऑफ अ बॉडी। फोर्स क्या है? या तो पुश है या पुल है। फोर्स हम दो ही तरह से अप्लाई कर सकते हैं, या तो किसी चीज़ को धकेल सकते हैं या किसी चीज़ को अपनी तरफ खींच सकते हैं। विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्मली मोशन ऑफ ए बॉडी। जिससे क्या होगा? जिससे क्या होगा कि मैं पुश या पुल कर रहा हूँ तो उससे बॉडी की जिस सिचुएशन में है वो सिचुएशन चेंज होगी। अगर वो रेस्ट में है तो उसका वो मोशन में आ जाएगी, मोशन में है तो वो रेस्ट में आ जाएगी, रेस्ट में है तो वो मोशन में चली जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है इनर्शिया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को ही हम गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। किसी बॉडी की जो टेंडेंसी होती है वो अपोज करे कोई भी चेंज हो रहा है उसकी स्टेट में ही, जब वो रेस्ट में है तब कोई चेंज हो रहा है तो उस बॉडी की टेंडेंसी, या वो मोशन में है जब उसमें कोई चेंज हो रहा है तब उस बॉडी की टेंडेंसी को क्या कहते हैं हम? इनर्शिया ऑफ द बॉडी। इनर्शिया इज ऑफ 3 टाइप्स। इनर्शिया 3 टाइप का होता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, नंबर 1 क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए बॉडी टू चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सो जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है किसी भी बॉडी के द्वारा, जब उस बॉडी को रेस्ट में ही, जब उसकी बॉडी की रेस्ट की पोजीशन को चेंज करते हैं तो उसके क्या कहते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। व्हेन अ ब्रांच ऑफ ट्री इज शेकन विग्रेसली, जब किसी पेड़ की टहनी को बहुत ही ज़ोर से हिलाया जाता है तो राइपन फ्रूट्स गेट डी अटैच्ड, तो जो पके हुए फल हैं वो टूट जाते हैं एंड फॉल, और नीचे गिर जाते हैं। दिस इज बिकॉज द ब्रांच कम्स इन द मोशन बट द फ्रूट्स at rest tend to remain at rest due to inertia of rest and get detached। क्या कहता है कि जब हम उस टहनी को हिलाते हैं तो क्या होता है कि वो टहनी तो मोशन में रहना चाहती है, बट जो उसके ऊपर फ्रूट्स लगे हुए हैं हमने उनके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया है, सो वो क्या चाहेंगे? अपनी पोजीशन को हमेशा रेस्ट में ही रखना चाहेंगे। सो रेस्ट में रखना चाहेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वो क्या होता है? ये वो टूट जाते हैं और फिर वो नीचे कैसे गिरते हैं? यहाँ पे अनदर फोर्स आता है, ग्रेविटी। ग्रेविटी हमेशा पुल करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को। ये सेकंड एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे कि फॉर रिमूविंग डस्ट फ्रॉम अ कारपेट वी हैंग द कारपेट एंड देन बेट इट विद अ स्टिक। जब हम किसी भी कारपेट को लकड़ी से या किसी स्टिक से उसको बीट करते हैं तो क्या होता है? ड्यू टू एक्शन ऑफ बीटिंग द कारपेट मूव्स अलोंग विद द स्टिक। तो स्टिक जैसे जैसे लगती है तो कारपेट उसके अलोंग ही मूव करता है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, बट जो उसके अंदर डस्ट है वो रेस्ट में रहना चाहती है, गेट अटैच्ड फ्रॉम द कारपेट, इसलिए वो क्या हो जाती है? स्टिक एंड द डस्ट पार्टिकल इन अ टेंडेंसी टू रिमेन एट रेस्ट। सो ये क्या है? टेंडेंसी है रिमेन एट रेस्ट, उसकी रेस्ट पे रहने की, जिससे वो अलग हो जाती है कारपेट से। ऐसे ये दिखाया गया है कैरम बोर्ड में। कैरम बोर्ड के जब ये जो होती हैं कैरम बोर्ड जैसे खेलते हैं, एक कैरम को जब हम इन गिट्टी है इसको जब हिट करते हैं तो क्या होता है कि सभी गिट्टियाँ एक साथ नहीं गिरती हैं, सिर्फ नीचे वाली है वो निकल जाती है। ये भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। ये बाकी बॉडी सभी की सभी जितनी बॉडीज़ हैं, छोटी छोटी गिट्टियाँ हैं, ये रेस्ट पे रहना चाहती हैं
और जब किसी अनदर बॉडी पे कोई फोर्स लगा है वो मोशन में आ जाती है। ये न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है हमारा, इनर्शिया ऑफ मोशन। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ बॉडी टू चेंज इज स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। कोई रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है किसी बॉडी के द्वारा, जब उसकी चेंज को स्टेट चेंज की जाती है मोशन की, उसे क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन। ये इनर्शिया ऑफ मोशन के एग्जांपल दिए गए हैं अलग अलग। नेक्स्ट है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन इज कॉल्ड इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड इट्स कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ बॉडी, कोई रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है किसी बॉडी के द्वारा टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए, उसे क्या कहते हैं हम, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के एग्जांपल्स दिए गए हैं। जैसे कोई बस चल रही है, जैसे ही कोई टर्न आता है रोड के ऊपर तो बस ऐसे टर्न करती है। कोई पैसेंजर बैठा है तो वो एक साइड झुक जाता है, वो किस तरफ उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है, बाहर की तरफ, खिड़की की तरफ। अगर बस ऐसे मुड़ रही है, टिल्ट कर रही है, तो पैसेंजर को क्या फोर्स अप्लाई होगा पैसेंजर पे कि वो पैसेंजर खिड़की की तरफ झुक जाएगा। ऐसा क्यों होता है, ये होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। इनर्शिया एंड मास डिपेंडेंट होते हैं। देखिए, जब कोई बॉडी, मान लिया ये एक हैवी बॉडी है, इसका वेट है 100 kg। 1 सेकेंड, मान लिया कोई बॉडी है, ये 1000 kg की है और ये 10 kg के, और पर्सन ए इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है इसको मूव कराने के लिए इस तरफ। तो जितना मास ज़्यादा होगा उसको उतना ही ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, जितना मास कम होगा उसको उतना ही कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। यही कॉन्सेप्ट है इनर्शिया एंड मास का। इनर्शिया एंड मास आर डिपेंडेंट। ए हैवियर बॉडी, यहाँ पे दे रखा है, ए हैवियर बॉडी एफर्ट्स मोर इनर्शिया देन ए लाइटर बॉडी फॉर ऑल 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तीनों टाइप्स के इनर्शिया के अंदर कोई भी जो हैवी बॉडी है वो क्या करेगी, मोर इनर्शिया ऑफर करेगी, उसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, उसको पोजीशन को, उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए, चेंज ऑफ स्टेट के लिए इनर्शिया ज़्यादा ऑफर करेगी। सो अभी आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2 भी है, आप इसको करेंगे ट्राई।